अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद कौम की नज़रें नए चीफ जस्टिस की तकर्री पर हैं। कौन होगा अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू होने जा रहा है, का जायज़ा लेंगे। अलावा अजी बात की जाएगी मखसूस नशिस्तों के हवाले से। काजी फाइज ईसा ने इजाफी नोट जारी कर दिया है, इस पर भी बात की जाएगी और दीगर मौज़ूआत भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिब साहब, आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है, पार्लिमानी कमेटी का भी इजलास शुरू होने लगा है। आप क्या समझते हैं कौन है अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? अच्छा, ये बहरहाल अभी तक चूँकि एक सस्पेंस है तो इसलिए इस पे कोई प्रेडिक्शन तो नहीं की जा सकती, ख्वाहिश का इजहार किया जा सकता है। और ख्वाहिश यही है कि चूँकि जो सियासी हालात हैं और जो यहाँ पर एक मखसूस पार्टी की वजह से सिर्फ ही इशू रह गया, बाकी सारों ने तो अमेंडमेंट में हिस्सा लिया। मौलाना फजल रहमान भी उसमें हैं, तो बाकी हुकूमती इत्तेहाद है, पहले तो एक ही पार्टी रहेगी। तो उसको खुश करने के लिए, या आप ये कह लें कि उनके तफजात दूर करने के लिए हम ख्वाहिश कर सकते हैं कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको बना दिया जाए। बेशक एक तरीक़ाकार तय हो गया है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक 3 नाम भी आ गए हैं। जो 3 सीनियर जजेस हैं उनमें से अब ये पार्लिमानी कमेटी जो बनी है ये एक नाम चूज करेगी। इनके पास इख्तियार है, अब जो अमेंडमेंट हुई है उसके बाद इख्तियार है कि इन तीनों में से किसी का नाम भी वो जो वहाँ पर 2/3 अक्सरियत के मुताबिक फैसला होना है, और वो 2/3 अक्सरियत इनको हासिल है जो इस वक्त तीनों मेजर पार्टीज कह लें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI फे जो है, इनके मेंबर्स चूँकि इन्होंने ज़ाहिर अमेंडमेंट भी किए तो ये इत्तेफाक राय करके तो 2/3 अक्सरियत इनको हासिल है। असूली तौर पर PTI को जो है वो इस पार्लिमानी कमेटी में इस वजह से शिरकत कर लेनी चाहिए थी कि उन्होंने पहले अपने नाम भिजवा दिए हैं। सेनेट की तरफ से जो एक नाम इस कमेटी का जो हिस्सा बनना था वो भी भेज दिया। कौमी असम्बली के तरफ से भी जो मेंबर कौमी असम्बली होने थे वो 3 इन्होंने अपने नाम दे दिए। वो अब भिजवाने के बाद बायकाट करना और वॉकआउट करना, ये कुछ समझ नहीं आया। सियासी तौर पे ये फैसला ठीक था कि ठीक है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड हो गया असम्बली में, सेनेट में, और उसके बाद हिस्सा नहीं लिया वहां पर भी, तो एक मौक़िफ़ है उनका और वो मौक़िफ़ वो अपनी जगह पे दुरुस्त है। और सियासी जो जमहूरी रवायात हैं उसके मुताबिक को इन्होंने अपनी जो तादाद थी वो पूरी करके अमेंडमेंट कर ली। ये भी और बहस है कि वो बाकी लोग कहाँ से आए और कैसे आए और या कैसे लाए गए, वो एक अलग बात है। लेकिन वो आजाद उम्मीदवार थे। बड़ी खूबसूरत अंदाज में ये मूव है। ना तो PTI कुछ कर सकती है, ना कोई हार्स ट्रेडिंग का कोई इल्जाम लग सकता है। बज़ाहिर जरूर ये कहा जा रहा है कि जिन्होंने हुकूमत की किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया हुआ था वो आज़ाद थे, तो उनको खरीदा गया है, उनको या कह लें दबाव उन पर डाला गया, ये कहा तो जरूर जा रहा है। लेकिन है बड़ी स्वीट सी ये पॉलिटिक्स हुई, किसी को नहीं तोड़ा उन्होंने। अच्छा साहब, आप क्या समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी में इस वक्त तो हुकूमत की अक्सरियत है, तो किसका नाम सामने आ सकता है? मंसूर अली शाह साहब का, या मुनीब अख्तर, या याहिया अफरीदी? देखें, ये अभी इजलास जारी है तो कुछ कहना ज़रा माकूल भी नहीं होगा और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। तजस्सुस है और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और इस वक्त जो नज़रें हैं ना, नज़रें सारी की सारी इस खसूसी पार्लिमानी कमेटी की तरफ हैं कि जनाब अब हमारे चीफ जस्टिस कौन होंगे। एक अरसे से ये कज़िया चल रहा था, इसको हल करने के लिए ये तरीक़ाकार तय हुआ, वो गलत है वो ठीक है, बहरहाल आईनी तौर पे वो अब ठीक है, तो करना भी आज ही फैसला है। मैं कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना चाहिए, और मुझे लग यही रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही बनाएंगे। और जो जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम जो है वो ज़्यादा घूम रहा है, और
गर्दिश कर रहे हैं। तो एक आध ने आईनी वो जो बेंच है इनमें से ही शायद एक आध ने बेंच का सरबराह भी बनना है, हाँ। और एक आध ने सीजे भी बनना है। तो क्या कुछ नहीं सकते, जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाने से को पाकिस्तान के हालात नॉर्मल हो सकते हैं, सियासी हालात में कोई जो है ना बेचैनी जो है वो कम हो सकती है। लेकिन अगर इसके बाद भी देखें ना, वो भी तो बैठे हैं, वो भी तो ये देख रहे हैं कि अगर इसके बाद भी नहीं होने हालात ठीक, तो फिर वो ये रिस्क नहीं लेंगे कि उनका एक टिल्ट बताया जाता है कि वो पीटीआई की तरफ है और बस रवायत है। और कुछ रावियों ने ये कहा है मंसूर अली शाह बनते भी हैं तो पीटीआई क्या कबूल कर लेगी, क्योंकि पार्लियामानी कमेटी का तो बायकॉट कर चुके हैं वो। हाँ, अब देखें यही बात है, यही गलती है। ये जो पीटीआई की सियासी कमेटी है जो गैर सियासी लोगों पर मुश्तमिल है, और उनका ये फैसला भी गैर सियासी है। सही। ये सियासत नहीं कहती। ये हमेशा इन्होंने बड़ी गलतियां की हैं। बड़े मौके ऐसे आए थे, 8 फरवरी का इलेक्शन था, उसके बाद 9 फरवरी को जो रिजल्ट आया सामने सारा, तो वो भी एक मौका था पीटीआई के पास, उस वक्त भी गलती की है। इसी तरह ये पिछले दिनों में और भी खैर आए हैं को बहुत सारे मौके, लेकिन पिछले दिनों में जब डी चौक पे ऐलान कर दिया मुजाहरे का, उस वक्त भी गलती की जी, जो भी अली अमीन गंडापुर ने की। और मौके भी आए हैं पीटीआई के की सियासी गलतियां बहरहाल मौजूद हैं, जिस वजह से वो देखें जी वो सियासत में तो इनसे नहीं जीत सकी अभी तक। अब तोड़ फोड़ और धौंस धांधली, जबरदस्ती, एहतजाज के नाम पर जो भी कुछ होता है, जो किया गया है, उसमें पीटीआई का हाथ जरा वजनी है और पलड़ा भारी है। तो उसका भी इलाज किया गया। फिर रियासत के पास होता है सारा कुछ, वो ऑप्शंस इस्तेमाल करते हैं। तो सियासत है ना ये, तो इसका सियासी हल ढूंढना होता है। सियासी हल यही था कि आप बीच में रहें। अच्छा, अब मुझे ये देखें कि आपने सवाल किया, अच्छा सवाल है कि उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी डिमांड यही है ना कि सीनियर मोस्ट जज को लगाया जाए, और वो इसी वजह से ये जो आईनी तरामीम है उनको वो मानते भी नहीं। तो अगर वही हो जाता है और ये बायकॉट भी करते हैं, तो फिर मुझे बताएं कि फिर इसको जब वो निकलेंगे और इसके बाद कुछ नहीं कहेंगे, तो फिर वो जो है ना, जो भी ये पार्लियामानी कमेटी है, ज़ाहिर इसने और भी बड़े फैसले करने हैं ना। अभी बाकी भी जो हाई कोर्ट्स हैं उसके भी बेंचेस बनने हैं, उसका एक तरीकाकार है सारा, चूंकि अभी पूरी अमेंडमेंट्स को सारे को पढ़ना करना वो भी एक मामला है। तो वहां फिर क्या करेंगे? यू टर्न तो आ ही जाएगा ना सर पीटीआई की जानिब से, इसमें तो कोई हाँ ये हो सकता है कि जैसे मंसूर अली शाह बने तो ये वेलकम करें, और फिर साथ ही कहें कि हम जो है ना कमेटी का हिस्सा बनते हैं। कि पीटीआई ने पहले भी नैब तरामीम की मुखालफत की थी और सबसे पहले रिलीफ मांगने वाले भी यही थे, और अब भी 26वीं तरमीम जो की गई है आइन में, तो जैसे ही आईनी बेंच बना है तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन की उन्होंने केस को भी रेफर कर दिया और उसकी भी इस्तदा कर दी है। हाँ, रेफर करने की इस्तदा की है, लेकिन वो उसमें पीटीआई की तरफ से ये आ रहा है कि हामिद रजा खान ने ये कहा है कि आप जो है ना ये फैसला लार्जर बेंच को रेफर करें। अच्छा, एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं। अच्छा, लार्जर बेंच को, अब ये देखें यही पॉलिटिक्स है। अब जब आइन के कुछ आइनी मामलात के लिए आइनी बेंच बनना है, तो उस आइनी मामले को तो फिर आइनी बेंच ने ही जो है वो टेकअप करना है या एड्रेस करना है। हाँ। वहीं पर ही वो जो है ना उसकी हियरिंग होगी और वहीं पर ही उसका फैसला होगा। चूंकि ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसमें यही तो है कि आइनी जो मामलात हैं वो आइनी बेंच की तरफ चले जाएंगे, और जो अमूमी मामलात जो हैं, दीगर जो फौजदारी दीवानी मुकदमात जो हैं वो देखे जाएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो अब इस मौके पे हमेशा की तरह कोई नई एक चीज पीटीआई करती है, तो नैब तरामीम जैसे ही पहले उसकी मुखालफत की और फैसला हो गया कि जी नैब तरामीम जो हैं वो ठीक हुई हैं और इमरान खान जो है वो दलाइल नहीं दे सके, तो साथ ही चले गए फौरी बाद कि जनाब अब हमें आप इन नैब तरामीम का जो है ना वो फायदे के लिए ये जो हमारा केस है वो वापस लिया जाए। ठीक है, जो तरमीम हुई है। यही मामलात हैं पीटीआई के कि वो संभलती नहीं है, वो कहीं रुकती नहीं, और ये गैर सियासी फैसले हैं। ये पीटीआई असल में एक ये बहुत बड़ा उसमें खला आ गया है, उसमें सियासी लीडरशिप का फुकदान है, और उसमें लोग यूट्यूब से
सोशल मीडिया से हाइप बना के आगे लेके आए अपने आप को, और उन्होंने काफ़ी झूठ सच जो कुछ भी बोल बोल के पीटीआई की कुर्बत हासिल कर ली है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते जनाब वो उनकी कमेटियों का हिस्सा भी बन गए, उनको टिकट्स भी दिए गए, कोई उनमें से MPs MNAs भी बन गए, कुछ को चंद को सेनेटर भी बनाया गया, गैर सियासी लोगों में से चंद को सिर्फ, बाकी सियासी लोग हैं। और ये सियासी लोग जो हैं अगर ये फैसला करें तो वो सियासी फैसला करेंगे। तो ये जो फैसले होते थे ना फौरी बात, यानी वकील का क्या काम है, ये वकला की अगर अक्सरियत उसमें शामिल होगी है तो वो पहले वो केस भी लड़ेंगे जो पीटीआई कह रही है, और जैसे भी केस उनके अगेंस्ट आ गया, जो भी कह लें उनकी विश के मुताबिक नहीं आया, तो उनको कोई मसला नहीं, उनकी एक प्रैक्टिस है कि उन्होंने उस तरफ से नहीं तो फिर इस तरफ से आ जाना है। अच्छा, ये प्रॉब्लम आया अगर सियासी क़यादत फैसले करें और सियासी क़यादत का फुकदान ना हो और सियासी लीडरशिप मौजूद हो, तो उनको महसूस भी होगा कि हमने जाके कोई जो है ना शक्ल दिखानी है मार्केट में, अवाम में और लोगों में, तो वो ये हमें सवाल करेंगे। लेकिन जो वकील होगा उसने तो देखना है कि अच्छा मुझे यहाँ से नहीं फायदा हो रहा तो अब ये दूसरी दरखास्त दे दें। ये इस तरह से पीटीआई ने अपना इमेज जो है वो लूज किया या खराब किया है। तो यहाँ पर अब जरूरत है कि तो किसी न किसी तरह की से साहब हर मौके पर तो वफादारियां तब्दील हो जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? ये देखें आप, मैं आपको बताऊं, अदम एतमाद की तहरीक आई थी 2 अप्रैल में 2 साल पहले। उस वक्त 20 अरकान जो है ना वो चेंज हो गए, ये वफादारी उन्होंने तब्दील कर ली। अच्छा, पीटीआई के लोग ही थे, तो तभी तो वो अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद वो खैर डिनोटिफाई हो जाते हैं ना हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से, लेकिन बहरहाल उनके वोट काउंट होते थे उस वक्त। फिर आप देखें कि कराची में इन्होंने क्या किया, कराची में इन्होंने जमात इस्लामी के साथ वो जो बल्दियाती इलेक्शन थे उसमें इत्तेहाद किया, इलेक्शन लड़े, कुछ सीटें सूटें जो भी इन्होंने तकसीम करनी थी। और फिर जब मेयर का इलेक्शन हुआ तो जनाब जो यूसी चेयरमैन थे वो वहां पहुंचे ही नहीं थे, वरना जो है ना वो मेयर जो है ना ये हाफिज नईमुर रहमान जो अमीर जमात हैं इस वक्त, ये मुंतखब हो जाने थे, इनके पास अक्सरियत थी। अच्छा, पीटी उस वक्त भी उन्होंने उनके साथ भी ये किया। ये देखें कि ये बड़ी अजीब चीज है। अब देखें कि इनकी पीटीआई सपोर्टेड जो लोग थे, पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स जो आज़ाद ही हैं काफ़ी सारे, 39 हैं कि 41 हैं, वो आज़ाद ही रखे। वो पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भी वो फॉर्म जमा नहीं करवाया इलेक्शन कमीशन में, वो उसकी कोई हिकमत होगी। उसमें से कुछ लोग ये टूटे हैं, यानी इस मौके पे ये कोई तीसरा मौका है अभी तक, बड़ा मौका। ये बाकी पार्टियों की तो वफादारियां नहीं तब्दील होती, ये भी फिर पीटीआई को सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर एक जो वावेला है, रश है। के लिए क्या करेगी जो पीटीआई के खिलाफ गए हैं या पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ गए हैं? ये कल जो फैसला हुआ है उसमें जो अब पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं शेख वकास अकरम, उन्होंने फिर वो ये इसका ऐलान किया है जो कमेटी के इजलास के बाद कि जिन लोगों ने वफादारियां बदली हैं इन लोगों को हम शोकाज देंगे। अच्छा, और जिन्होंने तो वोट कर दिया ना, अब वो मुझे देखें कि बताएं कि वो क्या उनको शोकाज देना, वो तो सीधी सी बात है। इसके अलावा कुछ लोगों को कहते हैं कि जिन पे हमें शक है, अच्छा, जिनमें जैन कुरैशी भी हैं और भी नाम हैं, तो उनको हम शोकाज देंगे और शोकाज के बाद उसका एनालिसिस करेंगे और फिर उनको ताजीबी कार्रवाई भी उनके खिलाफ करेंगे। और फिर साथ ये भी कह दिया कि इनका हतमी फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे, तो गोया कुछ नहीं होगा उनके खिलाफ। अच्छा, वो बस ऐसे बातें ही हैं। कुछ लोगों का एक ऐसे ही ना उनके बिला वजह बहुत सारे देखें, जैसे सेनेटर जरका हैं, उनको बिला वजह ट्रोलिंग होती रही उनकी, उन्होंने तो वो वोट नहीं किया, ठीक है ना, वो तो कहा तो यही जाता था कि उनका बेटा जो है ना वो अगवा किया गया, जबकि वो खुद नहीं ये मानती थी। और पीटीआई का शोर शराबा था, सारे इनके सियासी लीडर्स, एक तो ना सोशल मीडिया पे चलें कोई भी करकुर ले, उसकी हद तक उस पर कोई यकीन भी नहीं करता। ये तो खुद अपनी तकरीरों में करते रहे कि उनको जनाब बरगलाए, वो खुद नहीं मान रही और उनको बिला वजह ये थोपने की कोशिश की कि आप ये कहें कि आपके जो है ना बेटे को अगवा किया गया और आपकी वफादारी बदलने के लिए आप पे प्रेशर डाला गया। उनकी वजाहत भी आ गई। अच्छा, फिर इन्होंने कहा अच्छा जी जैन कुरैशी, पहले तो बड़ी खबरें आती जैन कुरैशी आ गए जी, असम्बली में पहुंच गए हैं, बैठे हुए हैं,
लें जी इधर से पीटीआई के जो ट्रोलिंग हुई, ट्रोल्स टूट पड़े, उमड़ आए, दरिया बैठ गया, बह गया, ठीक है। वो जनाब उसके बाद जैसे ही उन्होंने, वो तो वहां थे नहीं और उनकी जरूरत भी किसी को नहीं पेश आई, जितने लोग, जितनी अमेंडमेंट्स के लिए तादाद चाहिए थी उससे एक एक मेंबर ज्यादा ही इधर भी और उधर भी पहुंच गए सेनेट और कौमी असम्बली में। उसके बाद उनकी वजाहत आई। अब उससे पहले जो उनको गालियां दी जा रही हैं, जो फिर उनको साथ वो वजाहत दे रहे हैं और कोई मान नहीं रहा और ये कह रहे हैं कि ये झूठ है। पीटीआई क्यादत भी ये कह रही है। तो ये है गैर सियासी पार्टी, गैर सियासी रवैया और गैर सियासी कमेटियां। ये चीज पीटीआई को ठीक करने की जरूरत है और ये इनको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है कि सियासत जो है ना वो हर चीज का फौरी रिएक्शन करने का नाम नहीं होता। बिल्कुल आराम से कोई एक चेन ऑफ कमांड होती है, एक लीडरशिप की तरफ से कोई पैगाम आता है, कोई बात आती है, कोई वजाहत आती है, वो उसके बाद कोई चीज शुरू हो। यहां तो हर बंदा ही लीडर है, हर बंदा ही जो है ना वो अपने आप को कहता है कि बस मैं जो कह रहा हूं, किसी ने कहा जी कि अली अमीन गंडापुर गद्दार है, हाँ। उस पर लगी हुई है पूरी की पूरी कौम। अली अमीन गंडापुर जो एक सूबा इनके पास है, उसका वजीर आला है और उस सूबे का वो पार्टी का सदर भी है। आप ये देखें कि उसको माफी नहीं है। भाई ये पीटीआई क्या है, ये क्या करना चाहती है? यहाँ कोई लीडरशिप का कोई बात, अगर इमरान खान जाहिर है, गंडापुर क्या करना चाहते हैं? देखें उन्होंने तो एक बढ़ के शुरू कर दिया उन्होंने, हाँ वो जो बाद में करते हैं, जो काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो बोलते होते हैं। चलें, उनका ये तो खासा है ना कि वो माने कि उन्होंने हमेशा जो है ना पार्टी कारकुनान को चार्ज किया है बाद में, ताकि वो डिमोरलाइज ना हो और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो उनको मॉरली जो है ना उनको सपोर्ट दी जाए। अच्छा। तो ये तो क्रेडिट है ना अली अमीन गंडापुर का। खुद वो छुप जाते हैं फिर जाके, हाँ, तो फिर वो निकल भी आते हैं ना। देखें ये उनका खासा है, वो छुपते भी हैं, सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कि मिसदाक वो अली अमीन गंडापुर एक अच्छी मिसाल है, यहाँ फिट होते हैं। फिर उन्होंने जो है ना पहले खामोश रहे, ये हो गया सेनेट का भी जो उसमें पास होगी 26वीं आईनी तरमीम, कौमी असम्बली से भी पास होगी, रात भी गुजर गई और जनाब सुबह भी गुजर गई, तो फिर शाम को वो बेदार हुए और फिर उन्होंने बल्कि दूसरे दिन वो बेदार हुए, क्या ख्वाब आया, तो फिर वो उन्होंने ये कहा कि जी अब फिर मैं इनकलाब की कॉल दूंगा। अब ये भी मसला, फिर मेरी बात की तरफ वो और करें और मैं नाजरीन को भी ये बताना चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर हैं पार्टी के चेयरमैन, उनसे जनाब लड़ रहे हैं शेख वकास अकरम साहब। ये पार्टी के जो अभी थोड़ी देर पहले जो इजलास हुआ है उसमें भी उन्होंने एक दूसरे से तल्ख कलामी की है। अब पार्टी चेयरमैन कोई बात कर रहा है, सियासी कमेटी कोई बात कर रही है, और उधर अली अमीन गंडापुर वो अलग से इमरान खान की जगह संभाल के वो कहते हैं कि मेरे पास ही ये सारा है। अब उन्होंने कॉल दे दी और उन्होंने कहा कि बस 7वीं कॉल होगी, पूरे पाकिस्तान में कॉल होगी और जब तक हुकूमत से जान नहीं छूटती तब तक एहतजाज जारी रहेगा और तब तक वो छुपे भी रहेंगे। अच्छा, हाँ, वो सामने बाद में आएंगे जब सारा कुछ सिमट जाएगा, ये उन्होंने भी कहा है। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम एक ब्रेक, हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। सर साहब, जिस तरह पीटीआई गैर सियासी रवैया अपनाए हुए है, तो क्या आप ये समझते हैं कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है? फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है और बस थोड़ी सी देर रह गई है। जो इस रवैये को अगर ये जारी रखा गया और बानी चेयरमैन ने इसको काबू ना पाया, अच्छा, तो जो अपने मेंबर्स को, सेनेटर्स को, जो उनके साथ ये मौजूदा क़यादत और जो सियासी कमेटी है वो कर रही है, और जो नाम लेके पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया, उस पे जो फोटोज जारी की जा रही हैं, जो कि जिन्होंने वोट भी नहीं किया, सिर्फ इतना है कि वो पार्टी की आदत से कुछ वक्त में यकीनन राब्ते में नहीं रहे। ये इसका तो वो इस बार बार इजहार कर चुकी है क़यादत जो है, लेकिन चूंकि क़यादत का फुकदान है, वो किससे राब्ते में रहें? और कौन सा ज़रूरी है कि यहाँ तो बैरिस्टर गौहर अलग चेयरमैन हैं, अली अमीन गंडापुर अलग चेयरमैन हैं, जनाब शेख वकास अकरम जो उनकी जगह पे रऊफ़ असर साहब की जगह पे बने हैं सेक्रेटरी इतलात, वो अलग चेयरमैन के तौर पे वो बयानात देते हैं और बात करते हैं। कोई सिस्टम नहीं है ना। ये पीटीआई वाले दोगलापन अपना रहे हैं या ये मासूमियत की आड़ में आवाम को बेवकूफ बनाया अच्छा, इसमें वो खुद भी बेवकूफ बन रहे हैं और अपने लोगों को भी जो है ना वो मायूस कर रहे हैं। मसलन जैन कुरैशी की फोटो
अभी तक उन्होंने उन मुनहरिफ अरकान की लिस्ट में और वो जो फोटोज जारी किए हैं उसमें नहीं शामिल की। अच्छा। अब जो इसी बात पे दूसरे भी, उनका भी सेम केस है, उन्होंने भी वोट नहीं कास्ट किया, वो कुछ वक्त में राब्ते में नहीं थे, तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है। आप उनको शो काज नोटिस करें, शो काज नोटिस करने का रात फैसला हुआ और जनाब परसों ये जो जब तक आईनी अमेंडमेंट हो गई है, बल्कि उससे पहले ही ये जो चंद लम्हों के लिए या चंद दिनों के लिए किसके भी राब्ते में आए, आप में से कौन है कि कोई जिससे राब्ते में आए और जो एक अथॉरिटी समझा जाए, तो वो नहीं राब्ते में, जिस सिर्फ जुबानी कलामी। तो उनके जनाब पीटीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे वो अजीबो गरीब गद्दार लिख के, उनके फोटो लगा के, ओ भाई कल को आपको इनको वापस ले लेना पड़ेगा। हो सकता है खान साहब ये कह रहे हैं, तो क्यों ऐसे, यही रवैया है। अब जिन लोगों के फोटो लग गए और जिनके नहीं लगे, मसलन जैन कुरैशी के साथ वो नरमी बरत रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बने क्यों ना, कि एक लम्हा नहीं गुजरता उनको गद्दार करार दे देते हैं। वो इतने गद्दारी के सर्टिफिकेट्स तो जिन पे हम कहते थे उन्होंने जारी नहीं किए कभी 2017-18 के बाद। कभी तो यही है कि वो भी 1 मिनट से पहले ही गद्दार करार दे देते हैं। पीछे जो एहतजाज खत्म करवाया था तब उन्होंने भी यही इसी तरह की बात की थी ना। अब इसका मतलब कि इस पूरी पार्टी का कल्चर यही है। उन्होंने कहा ये गद्दार हैं, मतलब अली अमीन गंडापुर और मतलब बैरिस्टर गोहर, जिन्होंने सहाफियों से ये माजरत की कि अली अमीन गंडापुर ने जरा गलत अल्फाज का चुनाव किया, हम माजरत खाएं, तो खान साहब ने कहा वो गद्दार हैं। अच्छा, वैसे अगर इस वक्त हम सोच लें कि इमरान खान इस वक्त अगर बाहर होते और ये आईनी तरमीम भी हो रही होती और एक तरफ पीटीआई अपना एहतजाज भी कर रही है, तब हालात क्या होते? तब मतलब खान साहब बाहर होते तो मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी पे ग्रिप तो है और वो ग्रेविटी सेंटर हैं, तो उनके ऊपर फिर जरा चीजें इससे तो बेहतर होती और वो फैसला कर सकते। अच्छा। अब चूंकि बड़ी देर से मुराद कोई देखें जी, कोई 10 दिन ही हुए, आई थिंक 12 के बाद से उनसे मुलाकात नहीं हुई और उनसे मुलाकातों पे पाबंदी है, तो फिर वो एक तरह से बातचीत हुई, तो डॉक्टर्स जो हैं वो मिले, तो उनके मुताबिक वो सेहतयाब भी पाए गए। अब यही पीटीआई है ना जो उन्होंने वो लाश की भी फोटो बना के और लो चला दी थी। तो ये क्या हो रहा है? ये जो चीजें हैं ना, ये अगर वैसे एक लिहाज से खान साहब भी बाहर होते तो मेरा ख्याल है ये अब जो बीज बोया जा चुका है इसको काटना पड़ना है। ये काटे बगैर ये मसला नहीं हल होगा, और यानी ये भुगतना पड़ना है। और खान साहब भी बाहर होते तो ये शायद इस तरह की चीजें हो रही होती, लेकिन कदरे फर्क होता है चूंकि एक फैसला साज अथॉरिटी तो होती है ना। अब तो फायदा उठा रहे हैं कि जी मैं, अच्छा मुराद सईद अलग से एक बयान जारी करते हैं, उन्होंने इस अमेंडमेंट के बाद एक अलग लंबी चौड़ी एक पूरा मजमून या कॉलम लिखा है जो उन्होंने शेयर किया है सोशल मीडिया पे। ये तो सूरत हाल है। हमाद अजहर अलग से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं या उनके नाम से स्टेटमेंट्स चल रही हैं और फिर वो वजाहतें दे रही हैं, ना सामने हैं ना जनाब लीड कर रहे हैं, ना अजीबो गरीब उनके यहाँ भी सूरत हाल है। और कुछ उनको बहरहाल एक अगर ये साइड बात करें कि उनको भी ये मौका हमारे मौजूदा जो इस वक्त सेटअप है, वो मौजूदा हुकूमत इत्तेहाद जो है ये इन्होंने भी फराम किया, लेकिन ये तो अपनी जगह पे कामयाब है ना। इन्होंने तो ज़ाहिर सियासत करनी है, तो उनको तोड़ा जा रहा है, किसी को गुमशुदा करके या कोई खुद गुमशुदा होके लापता खुद भी हुए हैं, राजी होके अपनी मर्जी से भी हुए हैं। हर चीज को बिला वजह ये कह देना कि उन्होंने किया है। वो डॉक्टर जरका ने नहीं कहा कि मेरे बेटे को किसने अगवा किया, उन्होंने कहा बस वो मिल नहीं रहे। आईनी तरमीम तो हो गई, कौन जीता कौन हारा ये तो हम सुन ही रहे हैं 2 दिन से, लेकिन जो एक मेन शख्सियत थी इसमें मौलाना फजल रहमान, उनके हवाले से बताएं कि उन्होंने सियासी तौर पर क्या पाया है, क्या हासिल किया उन्होंने। बहरहाल वो लाइमलाइट में आए हैं और उन्होंने बताया है कि मैं हूँ और उन्होंने मनवाया है कि मैं जो है ना सियासत कर सकता हूँ। और इससे पहले आपको याद होगा तो यहाँ इस प्रोग्राम में हमने भी ये कहा था कि वो एक तो ये तो कई दिन पहले से हम ये कह रहे थे कि उन्होंने जाना है अमेंडमेंट्स की तरफ और वो हुकूमत का साथ देंगे, उसके लिए जितना भी टाइम लग जाए, और आखिर वक्त में वो चले गए।
यही हुआ जी। अच्छा, उनकी तरफ से जो उन्होंने गेन किया वो ये किया कि पीटीआई के साथ उनके राह और रस्म बढ़ गए और कुर्बतें बढ़ गई और वो अभी तक भी हैं। गैर कह लें मुतवक्को तौर पे उनको उतनी गालियां नहीं पड़ी जितनी पीटीआई की तरफ से पढ़नी चाहिए थी या पढ़ती हैं, ठीक है ना। ये उनकी कामयाबी है कि उन्होंने ये गेन किया। दूसरा मैं आपको बताऊं, कल ही ये अमेंडमेंट्स मुकम्मल हुई, हम सिर्फ आईनी बेंच करके ही फिर रहे हैं और चूंकि सियासत सारी की सारी डिस्कस होती है, उन्होंने बड़ा अहम काम किया है। उन्होंने ये रिबा का जो कानून है ना, सूद जो है, सूद के खात्मे के लिए जो इसमें शरायत की हैं कि ये उसकी 2028 तक की एक डेट है लम्हा बलम्हा उसको ख़त्म करने का, ये बड़ा काम किया। वफाकी शरई अदालत के हवाले से और मदारिस के हवाले से बड़े अरसे से उनके मुतालबात थे, वो पूरे हुए हैं और माने गए हैं। मौलाना तकी उस्मानी स्पेशल कराची से इस्लामाबाद उनको मुबारकबाद देने आए और उन्होंने ये कहा कि मौलाना ने बहुत तारीखी काम किया, इस्लाम की बहुत खिदमत की है और जो है ना, इवन मुल्क जो बहरान में इस वक्त पड़ा था उस बहरान से भी उसको निकाला है। तो ये वाला जो है ना, ये गेन है उनका बहुत बड़ा। एक तो सियासी तौर पे है और इसके अलावा एक तीसरा पहलू है, वो ये है कि जी उन्होंने क्या लेना है, जनाब केपी से क्या मिलना है, बलूचिस्तान से क्या मिलना है, या उनको कोई मतलब और वजारत उज़्मा की तरफ से या सदारत की तरफ से क्या ठंडी हवा आती है। बहरहाल वो अलग एक मामला है। लेकिन इस मौके पे खास तौर पे ये सूद के खात्मे की जो उन्होंने की, गो के इसमें बाकी जो दीनी जमातें हैं, खास तौर पे जमात इस्लामी भी, उनका यह है कि एक फैसला हो चुका हुआ है वफाकी शरई अदालत का कि ये ख़त्म करना है, तो इन्होंने उसको ये जो कहा है ना कि ग्रेजुअली ख़त्म करें, ये तो उल्टा नुकसान किया है। लेकिन फिर भी सियासी तौर पे ये अपनी जगह पे करना तो उन्होंने ही था, तो ये एक कामयाबी है। और मदारिस का एक बड़ा इशू चल रहा था, वो भी उन्होंने जो है ना एड्रेस करवा लिया है। तो ये अच्छा फैसला है। चीफ जस्टिस की तकर्री की बातें चल रही हैं कि कौन होगा, लेकिन जो अभी के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज़ साहब, उन्होंने भी जाते जाते वजाहत दे दी है और वो भी तफसीली, और जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को भी महफूज कर गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी जो मखसूस नशिस्तों का फैसला वो हुआ ही नहीं, इस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती। अब अगर वो इलेक्शन कमीशन के 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद नहीं करती, तो इस फैसले पर आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जाएगी उस पर? अब उन्होंने एक नोट दिया है, वो चीफ जस्टिस भी हैं और उनके साथ उनके एक जज साथी जज जमाल मंदोखेल भी हैं जी। उन्होंने भी नोट दिया है। और चूंकि जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला या उनकी वजाहत वो एक दफा वजाहत नहीं है, वो 2 दफा गैर मामूली तौर पे, गैर मुतवक्को तौर पे और गैर आईनी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल एक पार्टी बन के ये जो है ना फैसले, और वो भी वर्चुअल अदालत लगा के, मतलब उसके लिए एक काज लिस्ट बनती है, आपने जजेस ने बैठना है तो वो काज लिस्ट बनती है, उसके बाद जज बैठते हैं, चैम्बर में बैठे हैं या अदालत में बैठे हैं, उसका कोई फैसला होता है। ये वजाहती फैसला भी उन्होंने खुद कह रही है गलतियां बहुत हैं उसमें आईनी तौर पे बहुत गलतियां हैं, और उन्होंने ये कहा कि ये जो वजाहतें हुई हैं ये भी आईनी गलतियों से भरपूर है, लिहाजा ना तो ये बाइंडिंग है, इसको अमल दरामद इस पे करना, और साथ ये कि इस फैसले पर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी नहीं हो सकती जी। तो वो एक चीज लेवल कर गए, तो अब मतलब नहीं होगी कार्रवाई, और ये कहें कार्रवाई नहीं, ये कहें कि उनको जो मखसूस नशिस्तें हैं वो नहीं अब मिलने लगी। अच्छा। इस इजाफी नोट के बाद पीटीआई को मखसूस, हाँ जी, वो उनकी जो कोई उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। चलो ठीक है सर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।